I am Arushi Mishra. And just to give an introduction about myself, तो मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हूँ उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं तो उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दिए हैं तो 2019 वाले सिविल सर्विस में मेरा आईआरएस हुआ था विद रैंक 229। उसके अलावा मेरा स्टेट सर्विस में हुआ था रैंक 16 जिसमें मुझे डीएसपी मिला था। उसके अलावा मेरा फॉरेस्ट सर्विस में हुआ था रैंक 2 के हिसाब से जिसमें मुझे मेरा होम कैडर अलॉट हुआ था। तो इवेंचुअली सब चीजें ट्राई करने के बाद आई कंटिन्यूड विद फॉरेस्ट सर्विस। लेकिन ये जर्नी लॉन्ग हो जाने की वजह से मुझे एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यूपीएससी एग्जाम्स एंड पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज आपसे क्या डिमांड करता है, क्योंकि क्या पिटफॉल्स होते हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा अंदाजा बेहतर हो गया है। तो अभी का जो आज का सेशन होगा वो बिल्कुल इस चीज पे फोकस्ड होगा कि हम सिविल सर्विसेज की यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें। तो उसके जो मेजर क्वेश्चंस मुझे आए हुए हैं हम एक बार वो डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। जो आप क्वेश्चंस पोस्ट करते जाइए हम क्वेश्चंस ले लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स का रहेगा। तो क्विकली मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है एंड एट द सेम टाइम उसके बाद आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रॉडली यही बात है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से कि जो एक बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि एक जर्नी कैसी रहती है सिविल सर्विसेज की। अभी एक इंसान जो स्टूडेंट है वो ये भी कह रहे हैं कि आपने बहुत एग्जाम्स दिए हैं बट एक में भी नहीं हुआ। एंड बिलीव मी ये बहुत रियलिस्टिक बात होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका बहुत जल्दी हो जाता है बट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लाइक दिस ओनली। तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो आई स्टार्टेड बैक इन 2014। 2014 में इनिशियली आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि पढ़ना क्या है या क्या नहीं पढ़ना है, या आधी चीजों का मार्केट में इतना मटेरियल अवेलेबल होता है, इतनी कोचिंग अवेलेबल होती है। कभी आपको लगता है कि आप कोचिंग से ही पढ़ के एग्जाम निकाल लोगे जितना उन्होंने पढ़ा दिया, या कभी आपको लगता है कि जितना मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ लूं उससे एग्जाम निकल जाएगा। कभी लगता है कि सिर्फ इंटरनेट से पढ़ाई कर लो, कभी लगता है इंटरनेट से नहीं पढ़ो। तो मेरी जर्नी में भी ये बहुत सारे पिटफॉल्स आए। तो 2014 से 2017 तो शायद बिकॉज आई नेवर हैड एनीवन विद दिस बैकग्राउंड प्लस उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई थी, तो उससे डिस्कशन में निकल गया कि वो कैसे करे, समझे कैसे। तो एक जर्नी उसमें गई 2017 तक। 2018 में मैंने फिर एग्जाम्स 14 में नहीं निकला, 15 में नहीं निकला, 16 में नहीं निकला और 17 में नहीं निकला। ठीक है, और उसके बाद मेरा एग्जाम जब स्टार्ट हुआ है निकलना तो वो हुआ है 2018 एग्जाम ऑनवर्ड्स। 2018 में एक बार मेरा फॉरेस्ट सर्विस जब निकला, 2019 में मेरा सिविल सर्विसेज निकला और 2019 में ही मेरा स्टेट सर्विसेज का रिजल्ट आया था जिसका एग्जाम 2017 में हुआ था। तो ऐसे जो लोग हैं ना जिनको ये डाउट हो रहा है कि उन्होंने बहुत एग्जाम्स दिए नहीं और नहीं हुआ, बिलीव मी मैंने भी बहुत बार इनिशियली मैं परेशान होके मैं भी ये बैंक के एग्जाम्स और ये सब देने गई थी, क्योंकि एक एग्जाम से होना या ना होना नहीं होता। आप एग्जाम देते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाओगे, ट्रस्ट मी। एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आता है जिसके लिए मल्टीपल फेलियर से गुजरना पड़ता है मेजोरिटी ऑफ द पीपल को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी राइट है या उनका लक राइट है, बट मेजोरिटी ऑफ अस ट्रैवल थ्रू द सेम स्टोरी। अच्छा एक स्टूडेंट का ये है कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? नहीं, मैं रिप्लाई आपको करती हूँ जहाँ तक की भी हो सकता है। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ, अगर मेरे से किसी का मिस हो जाता है आई मेक श्योर कि वीकेंड में कर दूं ना, बट आई ट्राई टू बी मोर फास्ट। इसके लिए मैं इंट्रोडक्शन और अपनी जर्नी के साथ में एक बार आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी बता देती हूँ और टाइप कर देती हूँ, जिससे अगर किसी को कोई डाउट रह जाए इस सेशन के बाद तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपका रिप्लाई कर देने के लिए। ठीक है, और मिस हो जाएगा तो आई ट्राई माय बेस्ट टू बी विद यू। दिस आरुषि मिश्रा _IFS ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। आप कभी कोशिश करें कि अगर आपका डाउट इंटरनेट या यूट्यूब वीडियो से जो आप टॉपर्स की देखते हैं उनसे नहीं क्लियर हो पाए तो आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है, अब जो मेरे पास लोगों का एक ब्रॉड डाउट आता है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहिए, हम उसको थोड़ी देर बाद लेते हैं। 15-20 मिनट्स के बाद ब्रॉड क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं। एक हमारा वीडियो बना हुआ है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, इस चैनल पे है और भी चैनल्स पे है जिसमें मैंने बताया है।
तो आपको मैं बहुत ब्रॉडली बताऊँ तो एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ बुक्स होती हैं जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाल रखी है। पर्टिकुलर बुक्स हैं जो हर सब्जेक्ट की छोटी-छोटी सी होती हैं, जिसको मैं आपको बता भी दूँगी। तो उससे क्या है कि आप पढ़ लें तो आपका एक बेसिक लेवल तैयार हो जाता है। जो आपकी चाहे पॉलिटी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, तो आपका एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाती है। दूसरी बात आपको जो हम ये कहें कि करंट अफेयर्स कहाँ से तो मिनिमम आपको 2 जगह से करने चाहिए। 2 आपकी पीटी 365 वो चाहे विज़न की हो और इनसाइट्स की हो, विज़न की हो, फोरम की हो, विज़न की हो, शून्य आईएएस की हो, विज़न की हो, आईएएस बाबा की हो, जिसकी भी हो, आपको जो भी बढ़िया लगे आप उससे कर लीजिए, लेकिन 2 होनी चाहिए क्योंकि हम ये सोचें कि न्यूज़पेपर से हमने जो पढ़ा है, हमने जो कवर किया, हमने जो नोट्स बनाए उससे हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है और हम इतना बढ़िया कंपाइल नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर दैट यू गो थ्रू 2 और 3 कोचिंग मटीरियल्स नोट्स। मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन आप उनकी नोट्स के थ्रू चले जाएँ तो मतलब वो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन मतलब न्यूज़पेपर और उनके करंट अफेयर्स के थ्रू आप 3-4 बार गो थ्रू कर लेते हो वैरायटी ऑफ वेज़ में। उनके पीटी 365 के फॉर्म में, उनके क्विज़ेस के फॉर्म में, उनके टेस्ट पेपर्स के फॉर्म में, तो यू गेट अ वेरी बेटर एज। फिर प्रीलिम्स में एक डाउट आता है कि टेस्ट पेपर्स हम कितने सॉल्व करें? एक ये बहुत बेसिक लेवल का मुझे लोग डाउट पूछते हैं कि कितना करें? मेरा आपको सजेशन है कि आप एक कोचिंग का पर्टिकुलरली करिए जो कि है विज़न। उसका बस रीज़न ये होता है कि उसका जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत कंटेंट हेवी होते हैं। वो सॉल्यूशन आपकी एज़ अ टेक्स्ट बुक की तरह भी काम आते हैं, तो आप उसको बिल्कुल में मिस ना करें। अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है, उसके पास अभी टाइम है, तो वो डे आपके पर वीक आने लगते हैं विज़न के टेस्ट वो दीजिए और एक साथ में एक कोचिंग को और दे दीजिए। तो बाय द टाइम यू विल गेट थ्रू द एंड नेक्स्ट ईयर की साइकिल में आपने 2 कोचिंग के पूरे दे के और रिवाइज़ कर रखे होंगे। जो लोग ऐसे होते हैं जिनका 3rd या 4th अटेम्प्ट होता है, उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि यू गो थ्रू अ बैक स्टेज। आप 3-4 कोचिंग के उठा लो और क्वेश्चन पेपर के थ्रू करते चले जाओ, ठीक है? तो उस तरह से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि जो 3rd, 4th अटेम्प्ट वाले ऑनवर्ड्स होते हैं, उनका मन नहीं करता सेम किताबें 100 बार उठाने का। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उठानी पड़ती है, बट यू कैन ऑलवेज़ स्किप और रादर सप्लीमेंट थ्रू क्वेश्चन पेपर्स। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट मुझे अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊँ तो देयर आर पीपल हू आस्क मी सीसैट की प्रिपरेशन करो। बिलीव मी आई कम फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव माय फ्रेंड्स इन मल्टीपल आईआईटीज़ एंड इट इज़ नॉट टू बोस्ट अबाउट कि जो है और टू क्रिब अबाउट द फैक्ट कि उन बच्चों का भी सीसैट में रुक रहा होता है। जिन बच्चों को हम सोसाइटी जो हमारी होती है वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि आपको मैथ्स और साइंस तो आती होगी, लेकिन उनका क्यों रुक रहा होता है? वो इस वजह से रुक रहा होता है कि सीसैट आजकल एक इक्वलाइज़र का काम करता है। सीसैट ऐसा नहीं है कि वो उसको ऐसा बनाते हैं जिससे इंजीनियरिंग वाले बच्चों को ही एज मिले या इनको नहीं मिले। ये एक ऐसा बन गया है जिसका एक इंग्लिश का भी अच्छा खासा लेवल आता है। इसमें रीज़निंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसके लिए मेरा जेन्युइन सजेशन है चाहे आप आईआईटी से हो, चाहे आप बिट्स से हो, चाहे आप स्टेट कॉलेजेस से हो, चाहे आप आर्ट्स साइड से हो, चाहे आप आर्किटेक्चर से हो, है ना? इट डज़ नॉट मैटर आप 4-5 पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइए क्योंकि उसमें आपकी स्पीड, आपकी इंग्लिश, आपका मैथ्स ये सब बहुत मैटर करता है आजकल क्योंकि लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, लोग सोचते हैं कि हम 230 करके आएँगे और हमारे बहुत नंबर आ जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ उसको मत करें। आई वुड सजेस्ट कि आप हर वीकेंड में एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लें। और बहुत ज़्यादा आपको लोड लग रहा है तो 2 वीक में 1 बार ज़रूर सॉल्व कर लें। मेक श्योर कि जब आप सीसैट के जो क्वेश्चन्स पढ़ते जब आप ऐसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, तो फटाफट से अंडरलाइन के साथ पढ़ा करिए जिससे क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन आता है तो यू डोंट नीड कि किसी ने अचानक किसी इन्विजिलेटर स्टार्टेड टॉकिंग एंड यू गो उधर, है ना? जो है आप क्या करेंगे कि जो आप लिख रहे हैं तब तक में किसी इन्विजिलेटर ने कुछ बोल दिया, आपका पूरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, आप उधर चले आते हो वापस पढ़ने, तो ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा करना है कि हम लाइन से पढ़ते चले जाएँ, लाइन से पढ़ते जाएँ, उससे हमें ये मतलब हमें दूसरी बार नहीं पढ़ना होता, बहुत टाइम सेव हो जाता है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन्स कर लेते हो। ठीक है, फिर लोगों के क्वेश्चन्स आते थे कि आप एस्से की तैयारी कैसे करें? क्योंकि मेरे एस्से में टेक्निकली जो है ऐसा है कि एस्से में मेरे एक बार आए थे आई गेस 115 राइट। तो एक बार 115 आए मैंने मतलब ऐसा भी नहीं है कि कभी से एस्से में आप ब्रिलियंट रही हूँ मैं कि ऐसा लिख दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 115 आए एंड उस टाइम के मैंने टॉपर का आई सॉ द कॉपी मतलब कॉपी एज़ इन की जो मार्केट में मिलती है ना टॉपर्स कॉपी वो सब देखा और टॉपर्स के मार्क्स देखे तो मैंने कहा यार इनके 169 आ रहे हैं, 170s आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ रहे हैं? तो
जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि कैसे आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मार्केट में टॉपर्स जो 2-3 साल के टॉपर्स होते हैं, उनकी ना लिखी हुई कॉपीज़ अवेलेबल हैं। आप डेली का इंश्योर करिए कि आप डेली उनकी एक एक ऐसे पढ़िए। क्योंकि आप एक ऐसे पढ़ेंगे, आप समझिए कि वो फ्लो ऑफ आइडियाज़ कैसे लिखते हैं, वो थॉट्स कैसे लिखते हैं। क्योंकि जो हमें मटीरियल मार्केट में बताया जाता है कि आप ना सारे डायमेंशंस कवर कर लीजिए, सारी टाइमलाइन्स कवर कर लीजिए, आप वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन सब लगा दीजिए, नेशनल, इंटरनेशनल, सेल्फ, इंडिविजुअल सारा लेवल लगा दीजिए, या आप सारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को कवर कर लीजिए। वो एक्चुअली वर्क नहीं करता। दैट्स व्हाट आई ट्राइड एंड आई गॉट 115। बट फिर मैंने 1 साल कंसिस्टेंटली पर डे एक टॉपर की कॉपी पढ़ी है, और ऐसा नहीं है कि मैंने 365 कॉपियाँ पढ़ी होंगी, 365 नहीं, लाइक 50-60 कॉपीज़ पढ़ी थी। तो 50-60 कॉपीज़ को आप बार-बार रिवाइज़ करते जाइए कि इनके टॉपर्स का फ्लो ऑफ आइडियाज़ कैसा होता है, वो कैसे लिखते हैं। एंड बिलीव मी, उससे मेरे नंबर बहुत इंक्रीज़ हो गए थे। मतलब आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा, बट डिसेंटली वेल। आई द नेक्स्ट टाइम आई स्कोर्ड 148। So from 115 to 148, the journey was solely based upon analyzing toppers copies for essay. तो आप इससे बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, रादर देन आप मार्केट में कोई बुक खरीद के पढ़ें। फिर अब क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने मेंस का पूछा था कि जीएस 1, 2, 3, 4 की तैयारी कैसे करें? इतना वास्ट क्वेश्चन पूछते हैं लोग कभी-कभी। तो उसके लिए मेरा एक बार में तो कह पाना बहुत कठिन है कि आप कैसे करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। इन सब में एक अंडरलाइंग फैक्ट होता है जीएस 1, 2, 3, 4 में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट चीज़ ये है कि आप सिलेबस ध्यान से देखिए, क्या है सब सब्जेक्ट्स का। सेकंड है, उनके सब टॉपिक्स देखिए। हर जैसे अगर मान लीजिए पेपर 1 है, तो उसमें हिस्ट्री एक सब टॉपिक है। एक सब टॉपिक आपको मिलेगा सोसाइटी। तो ये सब टॉपिक्स के भी ना टॉपर्स के बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं यूट्यूब में। उन्होंने सेगमेंट वाइज़ बता रखा है कि आप जीएस पेपर 1 कैसे करें, या जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री कैसे करें। उनको आप देखिए, 5-10 लोगों का देखिए, और उसके बाद एक अपनी आप स्ट्रैटेजी बनाइए। तो आपके पास हर सब सेगमेंट की भी एक स्ट्रैटेजी होगी, एक बुक लिस्ट होगी जिसको आप फॉलो करेंगे और आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। उसके बाद आप कोई भी कोचिंग का टेस्ट देते हैं, तो उसमें जब रिव्यूज़ आते हैं, पहले आप टेस्ट देते हैं, उसका सॉल्यूशन घर आते ही तुरंत पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपने तुरंत पढ़ा है ना, तो इट स्टेज़ इन योर माइंड, अदरवाइज़ यू फॉरगेट इट। उसके अलावा क्या है कि जब जब टीचर आपको रिव्यू देता है, तो आप उसको जेनुइनली ढंग से देखिए, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर कुछ लोगों को जिनको और एक्चुअल में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, आई टॉक टू मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हू हैव सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक, रियली गुड रैंक, लाइक 1 डिजिट और 2 डिजिट इन सिविल्स। जो मुझे उन्होंने बताया कि डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस इस बात में आता है कि आप उन्होंने जो किया था, उन्होंने ये किया था कि जब आपकी आपकी कॉपी चेक होती है, तो आप मार्केट में मतलब मार्केट सॉरी, जो आपकी कॉपी चेक होती है, सेम कोचिंग में आपसे ज़्यादा नंबर लाए होंगे किसी बच्चे ने, तो उसकी कॉपी चेक करिए। उसकी कॉपी वहाँ पे पढ़ के, जब बहुत सारी टेस्ट कॉपीज़ चेक्ड होती है, आप देखिए कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा जो सेम क्वेश्चन में जो आपने नहीं लिखा। उसके अलावा आप टॉपर्स कॉपी मार्केट की पढ़िए, हर सब्जेक्ट वाइज़। तो ये आपको, ये ब्रॉड चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देंगी। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप अपने में इंक्लूड कर पाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद लोगों का कहना था कि आप ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें? तो ऑप्शनल के बारे में मैंने एक स्ट्रैटेजी बता रखी थी। एक ऑप्शनल की, जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी में भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक लिस्ट है, मैं शेयर कर दूँगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, और मैं यूपीएससी टाइम को भी प्रीलिम्स के, मेंस के और ऑप्शनल की भी बुक लिस्ट उनको सेंड कर दूँगी, जिससे वो अपने वेबसाइट पे और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकें, तो आप लोग को हेल्प हो जाएगी। तो वो सारा आप फ़ॉलो कर सकते हैं। उसमें भी स्ट्रैटेजी हमेशा सेम रहती है। स्ट्रैटेजी यही रहती है कि आप सिलेबस देखें, पास्ट पेपर्स देखें, टॉपर्स कॉपी देखें, लिमिटेड सोर्सेज़ से पढ़ें, लेकिन ऑप्शनल में ये है कि आप सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके एक नोट्स में कर लें। तो जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो आप चाहें तो तुषांशु शर्मा के नोट्स मार्केट में बहुत अच्छे हैं। उसमें आप ऐड करते जाएँ, चाहे आप मोहपात्रा सर का पढ़ें, चाहे उपविंदर सर का पढ़ें, चाहे जो करें। ये हर ऑप्शनल के लिए इक्वली वैलिड है, बट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। ये मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट थी, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाएगा यहाँ पे डिस्कस। आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, अभी हम विदिन 10-15 मिनट्स विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे अभी लोगों का ये डाउट था कि आंसर राइटिंग कैसे करें? तो आंसर राइटिंग मैंने आपको बताई कि आंसर राइटिंग कभी भी आप ऐसे मत स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप बहुत नोवाइस हैं, आप ऑप्शनल का अगर हम सोचें, तो जब तक आपने 2 से 3 बार नहीं पढ़ा है, तो आप मत करिए, क्योंकि आप 2 से 3 बार जब तक नहीं पढ़ते हैं, तो आप आराम से लिख नहीं पाते।
दूसरी बात क्या है कि अगर हम जीएस की बात करें, तो अगर आपने प्रीलिम्स दे रखा है और आप जस्ट आपका मेंस है 3 महीने बाद, तो बिलीव मी स्टार्ट लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग विदाउट रीडिंग। तो आप हर दिन जीएस 1, 2, 3, 4 का एक-एक क्वेश्चन लिख दीजिए। बस एक-एक क्वेश्चन लिखिए, आपको बहुत मेंटल ब्लॉकेड होगा, लेकिन इफ यू हैव 3 मंथ्स इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, शुरुआत के 1.5 महीने आपको सिलेबस कवर अप करने में लग जाएगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत सारा कवर अप करना होता है, तो आप उसको कवर अप करेंगे और हर दिन ये 4 आंसर लिख लीजिए बस हर दिन क्योंकि आपको बहुत मेंटल ब्लॉकेड होगा, आपको लिखने का मन नहीं करेगा। इसी बीच आप टॉपर्स की कॉपी भी देखते रहिए, मार्केट से खरीद के लाइए या इंटरनेट पे डाउनलोड करिए, उसको देखते रहिए। जिससे इस 1.5 महीने के बाद ना आप इस लेवल पे आ जाएँगे कि एटलीस्ट whichever coaching you join, you'll be able to write something, you'll be able to complete the question paper, you'll come back home in happiness. Otherwise what happens is कि आप जाते हो, आप पेपर में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, कोचिंग का जब लिखते हो ना, तो यू आर एबल टू राइट 10 और 13 क्वेश्चंस आफ्टर ये 20 क्वेश्चंस में आप इतना कम लिखते हो, उसके बाद यू गेट डिप्रेस्ड एंड देन यू डोंट राइट। सो आंसर राइटिंग आपके पास 3 महीने हैं, तो आप इधर 1.5 महीने सिर्फ ये करिए और 1.5 महीने आप फिर कोचिंग जॉइन करके उसका दीजिए। और अगर हम ये सोचें कि आप के पास पूरा 1 साल है, तो उसके लिए आप एक बार टॉपर्स स्ट्रैटेजी एनालाइज़ करिए, आपकी पढ़ाई को आप एक शेड्यूल बना लेंगे और उसमें आपको 3-4 महीने आपको आंसर राइटिंग रिक्वायर्ड होगी, तो आप अच्छा कर लेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो मुझे लोगों ने कहा था कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मैं ये नहीं कह सकती कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में हर बार चेंज होता है। थोड़ा पैटर्न एनालाइज़ करने के लिए ठीक है, लेकिन डिफरेंट आता है हर बार। तो अगर आप 1 से 2 कोचिंग के क्विज़ेज़ एंड टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होता है एनालाइज़ करने में पास्ट ईयर्स पेपर्स का इन प्रीलिम्स। क्योंकि एंड आई कैन से दिस विथ कॉन्फिडेंस क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में हमेशा 120 प्लस 130 प्लस ही आ जाते हैं। तो उसमें कोई लोड नहीं रहता था, तो वो इसी स्ट्रैटेजी से रहता है क्योंकि आई टेंड टू रीड अ लॉट एंड देन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो 2-3 टेस्ट सीरीज़ हो जाए ना, तो फिर वो बहुत कंटेंट हेवी हो जाता है प्लस लेकिन उनके सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हम मेंस की बात करें, तो मेंस के लिए जीएस 1, 2, 3 एंड 4 लास्ट के आप पिछले 2 साल के बस पेपर लो और उनको एनालाइज़ करो। आप देखोगे कैसे क्वेश्चन कैसे टाइप के आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है पास्ट ईयर्स पेपर में। और उसके अलावा क्या है कि जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं, तो आपको 4, 5, 10 साल के देखने चाहिए क्योंकि उसमें आप ये समझते हो क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो उसमें अगर आप 5-10 साल के देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि कौन से पार्ट हैं जो कि एक्टिव है, हमें फ़ोकस करने चाहिए और कौन से हैं जिन पे हमें फ़ोकस नहीं करना है, उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। फिर कुछ लोगों का डाउट आता है कि कोचिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई वुड से कि कोचिंग का इफ़ेक्ट आपको डायरेक्शन देने के लिए ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के आप कर नहीं सकते हैं। बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इंटरनेट का इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था। आजकल क्या है कि आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी गाइडेंस भी है। बहुत लोगों ने बहुत सब्जेक्ट वाइज़ डिटेल में बता रखा है, तो उससे क्या है कि आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। कोई भी नया एस्पिरेंट है अगर तैयारी कर रहा है, तो मैं जेन्युइनली मेरा सजेशन है, यू टेक सम 10 टू 15 डेज़ ऑफ। आप उसमें से स्ट्रैटेजी देखो और आप A4 पेपर में लिखते जाओ। उन स्ट्रैटेजी से अपना डिराइव करो। क्योंकि अगर आप हमारे साथ गलती क्या होती है व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जो दिख रहा है ना मार्केट में वो पढ़ लेते हैं। जो जिसने कहा कि ये पढ़ लेते हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। बट दैट डज़ नॉट हेल्प बिकॉज़ आप रैंडम चीज़ें पढ़ते जाते हो, आप रैंडमली रिवाइज़ नहीं करते हो और फिर अल्टीमेटली वो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है एंड यू वेस्ट टाइम। तो आई वुड से कि कोचिंग इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन आजकल इंटरनेट और यूट्यूब और वेबसाइट्स में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप चाहें तो आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। कुछ जहाँ पे लैक्यूनाज़ हैं, अगर आप कोचिंग सेंटर्स वाले एरिया में हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी उनके लेक्चर्स देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ देखने देने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी मेंस टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू देने के लिए कि आप 15-20 दिन के लिए आप किसी कोचिंग सेंटर में या फिज़िकली जाके दें क्योंकि वो आपकी फिज़िकल परफ़ॉर्मेंस जज करता है, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो मेंस हो क्योंकि आप उस प्रेशर सिचुएशन में कितना लिख पा रहे हो और कितना पेजेज़ लिख पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब लोगों का जैसे मुझे इसी क्वेश्चन के सपोर्ट में एक डाउट आता है कि टेस्ट सीरीज़ कैसे सॉल्व करें इतनी सारी या इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? देखिए मैंने प्रीलिम्स बताया तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि
अगर आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं तो आपको पता ही नहीं होता, आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते जाते हो तो आपका एक ओरिएंटेशन भी बनता जाता है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते आते हैं अगर आप सॉल्यूशंस भी पढ़ते जा रहे हो तो। और अगर आप थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स हो तो आपकी अगर प्रिपरेशन उस पे डिपेंडेंट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने तो अपने थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में पूरी की पूरी उसी से करना स्टार्ट कर दिया था, टेस्ट सीरीज से, क्योंकि मेरे ताकत नहीं बची रह गई थी कि मैं वापस से पढ़ूं सारी चीज एक्सेप्ट लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। पढ़ती मैं एंड में सारी चीज थी, लेकिन शुरुआत में मैं ये नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ वही पढ़ूं, क्योंकि यू गेट टायर्ड एंड यू गेट वेरी डिप्रेस्ड अबाउट कि यार मैं पढ़ा तो पिछली बार भी था, नहीं हुआ। तो दैट्स हाउ ना, हमें बाद में रोजी पिक्चर सब आदमी बता सकता है, मैं भी आपको बता सकती हूँ कि नहीं मैं तो बस पढ़ा और यूं ही हो गया, ऐसा यूं ही नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। फिर कुछ लोगों का डाउट था कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मेंस के लिए आप उतना इंपॉर्टेंट समझे ना समझे, सिर्फ कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन एक बार गो थ्रू आपको आपने अच्छे से कर रखा है तो आपके मन में कहीं ना कहीं फिलर्स आ जाते हैं जो कि आप बेटर एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। लेकिन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप बिना स्किप करे आप 6 to 12 पढ़ जाइए। लोगों के बहुत डाउट आते हैं, हर आदमी अलग अलग तरह के पीपल विल कम एंड गिव डिफरेंट एडवाइसेस कि आप 9 से 12 पढ़ो, कुछ कहेंगे 6 से 12 पढ़ो। नाउ दैट यू आर ग्रेजुएट, यू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। 6 से 12 की एनसीईआरटीज में ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं हो जाएगी जो आपका ब्रेन समझ नहीं पाए। तो 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और नई वाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। एटलीस्ट जो डायग्राम्स हैं उनके जो अगर आप पॉइंट्स सॉल्व कर लेंगे ना, तो मतलब वो आपको आते होंगे तो कुछ क्वेश्चन तो 2-3 तो उसी से हो जाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होती है। और फिर है कि करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये लोगों का बहुत रिकरेंट डाउट आता है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसलिए मैं ये सॉल्व करना चाहती थी। देखिए, करंट अफेयर्स अगर हम उसके बारे में बात करें कि आपका किसके बारे में, प्रीलिम्स के बारे में, तो जब मैं आई स्टार्टेड गिविंग तो उसमें 1 साल का कहते थे। बाय द टाइम आई एंडेड गिविंग प्रीलिम्स उसमें उसमें ऐसा हो गया कि नहीं, आपको मिनिमम आप 1.5 साल का पढ़ के जाओ। माय सजेशन वुड बी कि ऑलवेज आप 1.5 साल का पढ़ के जाओ, आपके जब आपका प्रीलिम्स है उससे 1.5 साल पहले। अब आप पढ़ेंगे कैसे? आपने मान लीजिए टेस्ट पे वो नहीं पढ़ रखा है न्यूज़पेपर, तो आप 2-3 कोचिंग के जो मेंस के आते हैं ना, मंथली नहीं, मंथली में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड होती है। पीटी पढ़िए, सीधे पीटी 365 2-3 कोचिंग के पढ़ लीजिए और उनके फटाफट से उनको रिवाइज करने का शेड्यूल बना लीजिए। तो यू विल हैव अ गुड मेमोरी अबाउट इट। एंड सेकंड थिंग ये कि अगर आपके पास टाइम है, जैसे मान लीजिए आप अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर रीड करते रहिए। न्यूज़पेपर रीड करने से क्या होता है कि हम जब पीटी पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ दैट इज़ जस्ट कोर डेटा। तो लेकिन अगर हमने मेन न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा होता है, तो क्या होता है वो डेटा के साथ कि हमें स्टोरी याद होती है, हमें चीज़ें समझ बेहतर आती हैं। तो लर्न करने में उतनी मेहनत नहीं होती है, एट द सेम टाइम कि मिस नहीं होता उतनी जल्दी दिमाग से। तो न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलेवेंस बनाने के लिए भी। और जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आते हैं जिसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने क्या होता है कोई फोटो दे रखी होती है, उसके नीचे का सवाल क्वेश्चन में आ जाता है। वो अगर आपने कर रखा है तो आपको बहुत बेहतर अंदाजा लग जाता है कि आप कैसे करेंगे। तो मतलब वो एक गो थ्रू, और जब आप पीटीसी 65 पढ़ते हो आपको रेलेवेंस होती है तो आपको याद रहता है। मेंस में अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि न्यूज़पेपर के थ्रू हम नोट्स बनाएँ क्या आंसर लिखने के लिए? आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स ना बनाएँ, क्योंकि नोट्स इतनी सारी कोचिंग वाले बना के रखते हैं। तो एक किसी कोचिंग का मेंस 365 पढ़िए और किसी भी एक कोचिंग का लास्ट के 2 से 3 साल के जो मेंस की उनकी टेस्ट सीरीज़ होती है ना, 2 पढ़ लीजिए काफ़ी होता है। उनके आप सॉल्यूशंस पढ़िए, उनका क्वेश्चन पेपर मार्केट से ले आइए। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पेपर है, तो हिस्ट्री का आप क्वेश्चन पेपर ले आइए, क्वेश्चन पेपर उनका आंसर होता है, उसको पढ़ लीजिए। तो उससे क्या है कि आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक भी जो पूछा जा रहा है, वो आपको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में तैयार हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि वो इस रेफरेंस में बहुत अच्छा, कुछ-कुछ कभी-कभी एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे याद आ जाते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए तो न्यूज़पेपर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें आपकी ओपिनियन बनती है या आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कौन-सी इवेंट कब घटित हुआ है। तो एक वन ऑफ दोज़ एस्पेक्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर न्यूज़पेपर मैंने कौन-सा फ़ॉलो किया था, मैं पहले हिंदू फ़ॉलो करती थी, इवेंचुअली मुझे लगा कि इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस फ़ॉलो करते हो तो घूम फिर के तो टॉपिक वही कवर अप हो जाते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ी ईज़ी होती है, पेपर थोड़ा बल्की भले ही होता है, लेकिन ईज़ी इंग्लिश से आप पढ़ पाते हो। दैट इज़ माय सजेशन।
अब बहुत लोगों का क्वेश्चन मुझे ये आता है, इसी से रिलेटेड आता है कि ये योजना, कुरुक्षेत्र, इतनी मैगज़ीन्स हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? आपके पास टाइम है, आप बहुत ज्ञानी हैं, तो आपको बहुत सारा ओपिनियन बनाने का समय है, तो आप पढ़ लें। लेकिन जो अभी तक मुझे अंदाज़ा लगा है और मैंने और टॉपर्स से इंटरैक्ट करके यही जाना है और या उनकी स्ट्रैटेजीज़ जब तक मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने उनकी सारी की सारी जितनी भी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज़ होंगी, प्रोबेबली मैंने सारी देख रखी हैं, जो मेरे रेलेवेंस की थी। तो उसमें मैंने ये नहीं पाया कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़ना बहुत बल्की होता है, इसके नोट्स बनाना बहुत बल्की होता है। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, उससे आपका बेनिफिट होता है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू दैट। अब टाइम टेबल आप कैसे बनाएँ? एक जो क्वेश्चन आता रहता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएँ? फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने टाइम के हिसाब से आप अपनी पहले स्ट्रैटेजी सर्च करिए कि आपको 1 साल का में यूपीएससी क्लियर करना है, आपके पास 3 महीने हैं, आपके पास 6 महीने, व्हाटएवर इज़ योर टाइम अवेलेबल, यू सर्च अकॉर्डिंग टू दैट एंड उसके साथ आप 3, 4, 5 वीडियो देखिए, उससे आपको समझ आएगा कि हमें आने वाले महीनों को कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि हर आदमी के टाइम की रिक्वायरमेंट मतलब हर आदमी के पास कितना समय है वो या कितने टाइम स्पैन में प्रिपरेशन करने वाला है वो डिफरेंट होता है। फिर जो जॉब करते हैं, जो नॉन जॉब करते हैं उनका डिफरेंट होता है, जो हाउसवाइफ है, जो नॉन हाउसवाइफ है उनका डिफरेंट होता है। बहुत लोग का बहुत डिफरेंट होता है। तो इनके लेकिन एम्पल स्ट्रैटेजीज़ हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो रैंडमली मैं आपको बता दूँ उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्टेंट जो ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से पहले सर्च करके बनाएँ। लेकिन इसमें जो एक मेरा सजेशन रहेगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाए उसमें स्ट्रैटेजी में शुरुआत का 1 हफ्ता आप कुछ भी कर लें। शुरुआत को पहले 15 दिन तो आप स्ट्रैटेजी बनाने में लगा दो। उसके बाद आप 1 हफ्ता मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जो आपका नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो होगा, सारे प्रिपरेशन जो आपकी पढ़ाई होगी, उसमें आपको 20% ऑफ द टाइम अलॉट करना पड़ेगा रिविज़न के लिए, जो आपने पिछले हफ्ते करा है। हर दिन का शेड्यूल में आपको 20% देना पड़ेगा। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। जिसके में आप रिविज़न का रखो। उसका बस रीज़न ये होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आज पढ़ा है, तो उसके बाद आप खुद भी बिलीव मतलब बहुत एक्सपीरियंस किया होगा आपने, कि आप उसके बाद कहते हैं कभी कहते हैं, "यार मैंने 3 महीने पहले पढ़ा था, मुझे तो याद नहीं है। ये बुक तो मैंने 1.5 महीने पहले देखी थी, आई डोंट रिमेंबर दैट।" उसका इश्यू ये है कि हमने उसको टाइमली रिवाइज़ नहीं कर लिया। तो अगर आप उसको टाइमली आपने विदिन अ वीक आप रिवाइज़ कर लेते हो, तो ये चीज़ आप अपने टाइम टेबल में ज़रूर फिट कर लीजिए कि आप विदिन अ वीक रिवाइज़ कर लीजिए। तो वो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि आप को याद रह जाएँगी चीज़ें, फिर आप अपने शेड्यूल में फिर से कभी जब नेक्स्ट उसका स्लॉट आएगा, उसको वो फिर रिवाइज़ हो जाएगा। तो वो एक बार कंसिस्टेंटली रिवाइज़ हो रहा है, तो आपकी मेमोरी में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। आपको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। अब कुछ लोगों का ये डाउट आता है कि मीडियम क्या चूज़ करें? मीडियम आपको जो कंफर्टेबल है आप वो चूज़ करिए। इट इज़ नॉट अबाउट हिंदी और इंग्लिश कि आपको हिंदी में ही करना है, इंग्लिश में ही करना है। आपको जो आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उसमें करें, लेकिन आप जो भी मीडियम चूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देना होता है। तो आप उसको थोड़ा एक बार केयरफुली देख लें जो आपके कंसिस्टेंट हो, आपकी पढ़ाई जो पहले की हुई है उसके बेसिस पे। बट उसके बेसिस पे आपके मार्क्स डिफाइन होते हैं, ऐसा कहीं भी मैंने सुना नहीं है। फिर कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि आपको ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इन दोनों का मिक्स करिए, ठीक है? इनको आप अलग-अलग मत सोचिए कि मुझे सिर्फ़ ऑनलाइन करनी है या सिर्फ़ ऑफलाइन करनी है। मेजॉरिटी आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन करें, क्योंकि ऑनलाइन में आपका आने-जाने, वहाँ बैठ के जूस की दुकान में बैठ के टाइम वेस्ट करने, ये इन सब से ना ये बहुत समय आपका बच जाता है, या मार्केट में जाके 20 लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, you gain a lot also but you lose a lot also, क्योंकि you get stuck into pressures and all। तो मैंने दोनों पार्ट देख रखे हैं। मैंने स्टार्टिंग की पढ़ाई हमेशा ऑफलाइन करी थी एंड उसके बाद व्हेन कोरोना स्ट्रक देन मैं भी घर चले गई थी। बट आई रियलाइज़ कि घर का हमेशा बेहतर हुआ, क्योंकि आपने ऑनलाइन कंटेंट इतना अवेलेबल हो गया है। प्रेशर रिलीज़ होता है, आप नई चीज़ें सर्च करते हो ऑनलाइन, आप वो टाइम यूटिलाइज़ करते हो और आप बेटर काम कर सकते हो। बट जैसे टेस्ट सीरीज़ होती है मेंस की, वो आप अगर ऑफलाइन करें तो वो बेहतर होता है। में इंटरव्यू की तैयारी आप ऑफलाइन करें तो वो बेहतर होता है। तो ये कुछ मिक्स एंड मैच आपकी होगी, इसका कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और दिल्ली जाना है, ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आप कुछ मॉड्यूल्स के लिए या कुछ टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए चले जाएँ, तो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग में ऐसे बहुत सारे स्टेज़ मिल जाते हैं।
जहाँ पे आप रह सकते हैं और आपका काम हो जाता है। 10-15 दिन के लिए आप पर डे का आपका 800-700 कुछ ऐसा पेमेंट पे आप रह लेते हो और आप अपने काम करके चले जाते हो। तो उसके लिए आपको परमानेंट रहने की ज़रूरत मुझे मेरे हिसाब से नहीं है। और सोशल मीडिया की कैसे करनी चाहिए यूटिलाइज़ेशन, मैं जेनुइनली आपको सजेस्ट करूँगा सोशल मीडिया आपके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप किसी टॉपर को अगर फॉलो कर रहे हैं या आप उनसे कुछ डाउट पूछ रहे हैं या उनकी कोई स्ट्रैटेजी आपको वहाँ मिल जाती है, दैट इज़ वन वे। बट आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम रैंडमली टाइम वेस्ट करने में लग जाता है। तो आप उसको एक सजेस्टेड टाइम आप दे सकते हैं रात के आधे से 15 मिनट से आधे घंटे जिसमें आप एक बार इंस्टाग्राम देख सकते हैं अपना, मिनिमाइज़ करें उसका यूज़ आई वुड सजेस्ट, है ना? आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ का देखना है तो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ज़रूर से ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े जहाँ पे पढ़ाई के लोग जुड़े हुए हैं और रात में उसको 15-20 मिनट में, आधे घंटे में एक बार स्क्रॉल करके ज़रूर देखें। वहाँ पे बातें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत लोग एक बहुत आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, बहुत कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको देख लीजिए जो आपके रेलेवेंट होता है कि नहीं। उसके अलावा अगर हम बोले यूट्यूब का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा किया है, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत सारी पढ़ाई या बहुत सारी क्विज़ेज़ या बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको हमेशा वहाँ पे मिल जाएँगी। फिर कुछ लोगों का डाउट आता है कि नोट्स पढ़ें या टेक्स्ट बुक पढ़ें, है ना? तो जो है नोट्स या टेक्स्ट बुक आपको दोनों पढ़नी है, इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, तो उसके साइड में शॉर्ट नोट्स बना लें, नहीं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप हर सब्जेक्ट वाइज़ जो मैं लिस्ट शेयर कर दूँगी और लोगों ने जो बता रखे होंगे, आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखिए, उनमें जो आपको लगे ना कोई नोट्स है, नोट्स से पढ़ना बेहतर होता है क्योंकि वो कंसाइज़ फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आपको बुक पढ़नी ज़रूरी हो जाती है। कुछ चीज़ों में आप बुक पढ़ना अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे लक्ष्मीकांत है या आपका स्पेक्ट्रम है या आपका हम ये सोचें कि जैसे इकोनॉमिक्स में आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं या मृणाल के लेक्चर्स हैं, आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन फिर अगर हम इसी पॉइंट पे आएँ कि आपको ऑप्शनल के लिए, तो ऑप्शनल के लिए लोगों को बुक पढ़नी पड़ती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। तो ये थे ब्रॉड क्वेश्चंस जो मुझे आए थे, तो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम टेक अप कर लेते हैं जिससे और जिसको और भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम पूछ लें जिससे हम नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में सेशन वाइंड अप कर लेते हैं। अ, तो एक का तो मैंने आपको बता दिया कि आपने बहुत एग्ज़ाम दिए बट आपका एक में भी नहीं हुआ, बिलीव मी मैंने भी ऐसा ही किया था, बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, मेजॉरिटी ऐसा ही करती है लेकिन एक लेवल आपका रीच हो जाता है जब एग्ज़ाम की तैयारी करते-करते उसमें आपने यूपीएससी भी दिया होगा, आपने उसमें स्टेट सर्विसेज़ भी दिया होगा, आपने उसमें बैंक की भी तैयारी करी होगी, आपने एनटीपीसी की, आपने लोकसभा, राज्यसभा, दुनिया में हर एग्ज़ाम की तैयारी करी होती है। उस लेवल पे आप आ जाते हो कि एक पॉइंट आ जाता है आपका 3rd या 4th प्रिपरेशन का लेवल ईयर का जब आप हर चीज़ के एग्ज़ाम आपका निकलने लगता है। तब आप सरप्राइज़ हो जाते हो, तो आप इसमें मन छोटा मत करें और बहुत सिंसियरली तैयारी करते रहें। इन एक को डाउट है कि मेडिकल में क्या चेक करते हैं सीएससी के मेडिकल में? देखिए सीएससी के मेडिकल में आपका फुल बॉडी चेकअप होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, फिर आपका जैसे जो फिज़िकल टेस्ट में आते हैं आपके दाँत, हियरिंग एड्स, आँख में पावर कितनी है, ये सब मेजरली चेक होता है। आपका नॉक नीज़ या फ्लैट फुट ये चेक होता है। मेजर इश्यू कहाँ पे आता है लोगों का अगर लोग बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, तो उनको टेम्परेरीली अनफिट आता है क्योंकि उनको ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द थिंग लेकिन उसके लिए बहुत ओबीज़ होना होता है। ऐसे जनरली दैट नॉट नॉट एन इश्यू। सेकंड इश्यू आता है कि मेडिकल में आईसाइट का आता है। आईपीएस के लिए आईसाइट का सिलिंड्रिकल प्लस स्फेरिकल का क्राइटेरिया शायद -6 है और आईआरटीएस जो पहले होता था उसका -4 है, फॉरेस्ट सर्विस का है -8 है। इस ये 3 सर्विसेज़ हैं जिनमें ये क्राइटेरिया होता है। तो इस क्राइटेरिया के लिए ये नहीं होता है कि आप इससे आपकी ज़्यादा है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी -7 है, -8 है टोटल पावर तो आप टोटल एज़ इन कि एक आँख की सिलिंड्रिकल प्लस स्फेरिकल आपकी ये -8 भी है तो क्या आप आईपीएस के लिए नहीं सिलेक्ट होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ये होता है कि उसके लिए मेडिकल बोर्ड आपके लिए बैठाया जाता है। तो जिस दिन आप आप जिस दिन मेडिकल देते हो उस दिन आपका कहा कि अच्छा इनकी पावर ज़्यादा है, तो इनको 3 दिन बाद बुलाएँगे मेडिकल बोर्ड बैठेगा। उसमें 3 डॉक्टर्स बैठेंगे, 3 डॉक्टर मिलके ये चेक करेंगे कि आपका रेटिना डिजेनरेट तो नहीं हो रहा। अगर वो आपको सर्टिफ़िकेट दे देते हैं कि डिजेनरेट नहीं हो रहा है, तो आप आराम से और आपको फिटनेस का सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, तो आपकी पावर मैटर नहीं करती है तब आँखों की।
दूसरा पॉइंट जो होता है कि आपके नॉक नीज टेस्ट होने का, वो कहते हैं कि होता है, मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स अक्सर स्किप कर देते हैं, तो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फ्लैट फुट का भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। But if they want to get sincere, they get very sincere. But sometimes some hospitals do not get sincere. Then you are saved. Majority are decently relaxed about it. एक कलर ब्लाइंडनेस का भी होता है, उसके इशारा कार्ड्स होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, तो वो थोड़ा सा सिंसियरली लिया जाता है फॉर आईपीएस सिलेक्शन। एक का डाउट था कि स्टेट पीएससी को कैसे हैंडल किया जाए यूपीएससी सीएससी के साथ। तो देखिए, आप स्टेट पीएससी में वो स्टेट पीएससी दीजिए जो कि जिनका ऑप्शनल आपके इससे अलाइन करता है, जो सीएससी के ऑप्शनल से अलाइन करता है, या जिनके जिनके में आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यूपी से हूँ, मैं पंजाब स्टेट पीएससी देना अवॉइड करती थी क्योंकि उसके लिए पंजाबी आनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो आप ऐसे दो कि जैसे आपने यूपीएससी दिया, आपने यूपीपीसीएस दिया, एमपीपीएससी दिया, है ना? आपको बहुत टाइम थोड़ा-सा मिल गया कि आप राजस्थानी डायलेक्ट वाला पार्ट प्रिपेयर करो, तो राजस्थान पीएससी दे सकते हो। तो ये आपका ओवरलैपिंग उस पे होता है। आप एग्ज़ाम्स आपका प्रीलिम्स ज़रूर भरिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन से में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, किसका आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो आप प्रीलिम्स सबका भरिए और प्रीलिम्स सबका दीजिए। उसकी तैयारी के लिए आप रात में आधा घंटा स्टेट पीएससी के लिए यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे हर स्टेट पीएससी वाले पढ़ा रखते हैं, तो उनके 10-15 नंबर का डिफरेंट आता है, तो आप वो उसकी आराम से तैयारी हो जाएगी। तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, रात में आधा घंटा, 1 घंटा यूट्यूब पे आप कर सकते हैं। और अगर आपका जिसका भी प्रीलिम्स निकलता है, तो आपका मेंस सिविल्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके आस-पास अगर मैच कर जाता है फ्रीक्वेंसी, तो आप ज़रूर दे दीजिए। मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स का पता नहीं होता। तो मैं आप मेंस की प्रिपरेशन मेरे हिसाब से स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने में 10-20 दिन, 25 दिन लग जाते हैं। वो मोस्ट क्रूशियल टाइम होता है जब आप अपनी सारी पढ़ाई ऐसी वाली जो बहुत ही बेसिक है, जिनको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बार पढ़नी है मेंस के नज़रिए से, वो आप पढ़ ले जाते हो। कि चलो, मैं गवर्नेंस वाला पार्ट जो मैंने पॉलिटी में स्पेसिफिकली स्किप कर दिया होता है कि चलो ये तो बाद में देखेंगे, उसकी कॉपी भी अभी पढ़ लेते हैं। तो ये वो टाइम होता है जब आप पढ़ सकते हो, तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। रैंक्स क्या होती हैं फॉरेस्ट सर्विस में, और डेपुटेशन होता है कि नहीं? अगर ये सवाल है, तो हाँ, रैंक्स होती हैं। आप जब फॉरेस्ट सर्विस में होते हो, तो जब आप जॉइन करते हो, तो आप एसीएफ होते हो, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। सेकंड आपकी पोस्टिंग होती है डीएफओ, जो कि होती है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की, जो कि स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। उससे आप आते हो, तो आपकी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होती है, फिर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होती है, फिर एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, ये पोस्ट होती हैं मेजॉरिटी। फिर डीजी फॉरेस्ट हो जाता है ना? आईजी फॉरेस्ट हो जाता है। इन सब में क्या होता है कि इनका जो डेपुटेशन होता है आजकल, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल डेपुटेशन बहुत कॉमन हो गया है, तो हर मिनिस्ट्री में आपको फॉरेस्ट सर्विस वाले मिलेंगे, क्योंकि उनका डेपुटेशन भी आसानी से बहुत आजकल हो जा रहा है। तो डेपुटेशन आप कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में करा सकते हो एक सर्टेन ईयर ऑफ सर्विस के बाद। ठीक है। अच्छा, मेरा कौन-सा अटेम्प्ट था ये? अभी तो मैं अटेम्प्ट अब दे नहीं रही, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स भी नहीं हैं, और मैंने जॉब जॉइन कर ली है। तो लेकिन मैंने अपने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, और 6 अटेम्प्ट्स में मेरे जो सिलेक्शंस हुए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। शुरुआत में मेरी लापरवाही भी कह दीजिए सकते हैं, या रिसर्च ओरिएंटेशन में कमी रही। लेकिन इवेंचुअली जब मैंने प्रिपेयर अच्छे से एक लेवल पे हो गया, तो मेरे हर साल एग्ज़ाम्स क्लियर होने शुरू हुए, जिसने हमेशा मोटिवेशन दिया। तो जो भी परेशान हो, उसको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उस लेवल पे आ चुके हैं, जब आपका सिलेक्शन अब स्टार्ट होना है। एथिक्स की स्ट्रैटेजी और मेंस की स्ट्रैटेजी मैं बिल्कुल बताऊँगी, लेकिन एक बार थोड़ी मैं अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी मटीरियल, क्या मैंने रेफ़र करे थे। अभी इसको डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ब्रॉड हिसाब होता है कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 चीज़ें होती हैं। पार्ट ए के लिए आप तैयारी करें, तो आप लेक्सिकन भी पढ़ सकते हैं, और दूसरा चीज़ है, मार्केट में जीएस स्कोर के मटेरियल बहुत अच्छे आते हैं पेपर 1 के लिए, जिसमें वो छोटी-छोटी बुकलेट्स होती हैं, जिसमें वो थिंकर्स बताते हैं, इंडियन है, वेस्टर्न है, और जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनकी डेफिनिशन विद एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा मटेरियल होता है। और पेपर 2 के पार्ट बी के लिए आप 1-2 कोचिंग होती हैं, लोकमान आईएएस है, ओरिएंट आईएएस है, इन दोनों का काफ़ी अच्छा कंटेंट है, डिफरेंट, और जीएस स्कोर की भी एक बुकलेट आती है 100 केस स्टडीज़ वाली। वो ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत डिफरेंट होती हैं, वो डिफरेंट डायमेंशंस पे फ़ोकस करती हैं, तो आप वैसे कर सकते हैं।
इसके अलावा आप टॉपर्स कॉपी ज़रूर पढ़िए एथिक्स में, क्योंकि तब आपको समझ में आएँगे कि आप क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं और एथिक्स की केस स्टडीज़ कैसे लिखनी है। अदरवाइज़ नहीं तो वो हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि ऐसे लिख दिया तो ऐसे नंबर नहीं आए, वैसे नहीं आए, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं आ पाती। तो आप पढ़िए थोड़ा तो आपको उसकी डाइवर्सिटी बहुत आ जाएगी। आईएफएस का इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश के साथ ज़्यादा बोल सकते हैं क्या? आईएफएस का सैडली इंटरव्यू सिर्फ़ इंग्लिश में होता है और मेंस भी इंग्लिश में ही होता है, तो आपको आपको इंग्लिश ही बोलना होता है। अगर आपको हिंदी अलग से बोलना है, तो आपको एक बार आप बोर्ड की परमिशन ले लें कि मे आई कंप्लीट दिस पार्ट इन हिंदी इफ देयर इज़ परमिशन, तो वो हाँ कर देते हैं इन जनरल। मैंने यही सुना है। अच्छा, एक का कहना है कि मैं टेम्पलेट बना लूँ हर टॉपिक का, ये एक अच्छा तरीका है जो कि आप हर सब टॉपिक वाइज़ आप टेम्पलेट बना सकते हैं और उसका मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्पलेट बनाने से पहले आई वुड सजेस्ट कि जितना भी आपका मान लीजिए आपके पास 3 मंथ्स हैं अभी, तो आप उसमें डेढ़ महीना पहले आप टेम्पलेट बनाने से पहले या 1 महीने एटलीस्ट सारे सोर्सेज़ को मिनिमम 2 से 3 बार पढ़ लें। सोर्सेज़ पहले आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ से निकाल लें, उसको लाएँ और उसको 2 से 3 बार पढ़ लें और उसके बाद ही इनके फाइनल नोट्स बनाएँ, क्योंकि हो सकता है आपको फाइनल नोट्स मिल ही जाएँ कहीं इंटरनेट पे या कहीं मार्केट में, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में ऐड ऑन कर सकते हैं अपना पार्ट, है ना? तो और या अगर आपको नहीं मिलते हैं, आपको खुद से ही बनाने हैं, तो आपके कम से कम कंसाइज़ हो जाता है। अदरवाइज़ हम एक बार में पढ़ते ही बनाने लग जाते हैं या इंटरनेट से देख के ही बना लेते हैं, तो हम बहुत ही वेग बनाते हैं और हमें लगता है कि हमने और हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रेजुएशन में कैसे किक स्टार्ट करें? इसके लिए मैं आपको बहुत सजेस्ट करूँगी कि आप पहले टॉपर्स की वीडियोज़ देखिए कि 1 साल में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें यूपीएससी, सीएसई। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन करने वाले एस्पिरेंट्स थे जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, तो उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दे रखी है, आप उसको देखें, आपकी जो सूटेबल होती है, उसके आप चीज़ें चूज़ करके आप बना सकते हैं। किन्नी का कहना है कि मेरा कोई फ़ेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैं ऑप्शनल क्या चूज़ करूँ? तो ये बहुत लोगों के साथ होता है, तो आप एक बार देख लीजिए कि साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या लॉज़ किस तरफ आपका डोमेन है। लॉज़ में है तो आप लॉ वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में है तो आपके पास सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये सब आ जाते हैं। आपके पास साइंस लेना है तो मैथ्स, फिज़िक्स या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं या बायो ये सब आ जाता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर इनमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बहुत ईज़ी होता है ये सब्जेक्ट लेना, जैसे एंथ्रोपोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, पीएसआईआर होता है। ये कहते हैं कि इनके ओवरलैप्स बहुत ज़्यादा है हमारे जीएस से और ये हमारी सोसाइटी के अगल-बगल घटित हो रही घटनाओं पे होता है, न्यूज़पेपर्स में भी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कवरेज होती है। तो इट इज़ ईज़ियर टू कवर एंड इसकी बेसिस नॉलेज नहीं चाहिए होती है आपको, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत नॉलेज चाहिए थी ये पढ़ने के लिए, आप आराम से समझ सकते हो और मटेरियल भी बहुत अच्छा मार्केट में अवेलेबल है। ओके। सोशल मीडिया गुड कितना है? सोशल मीडिया के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आप रात में आधे से 1 घंटा ही डिवोट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना जो है टेलीग्राम चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ करनी है तो ही फॉलो करिए, अदरवाइज़ मत टाइम वेस्ट करिए। उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा ये है कि आप जो है यूट्यूब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि यूट्यूब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट रात के वो आधे से 1 घंटे में ही, अदरवाइज़ पूरे दिन आप इसको लगातार यूज़ मत करिए। बगल में आप एक डायरी लेके रखिए, उसको जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको म आप लिखते रहिए, है ना? तो आप लिखते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से मतलब आप जिससे कि जब रात में बैठें तो आप सब सॉल्यूशंस उसके देख लें तुरंत। ऑप्शनल में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन-सा है मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि साइंस के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग होते हैं, लेकिन उनके लिए प्रिपरेशन की भी बहुत ज़्यादा अलग से तैयारी करनी मतलब बहुत इंटेंस तैयारी करनी पड़ती है। तो इसीलिए लोग प्रेफ़र कर लेते हैं कि नीदर मच नीदर ज़्यादा भी नहीं अब अच्छे आ रहे, ज़्यादा बुरे भी नहीं आ रहे, वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग वो ले लेते हैं। आपको बुक्स चाहिए आईपीएस बनने के लिए जो कि यूपीएससी के लिए गुड है, इसके लिए आप प्लीज़ स्ट्रैटेजी देख लीजिए, 2-3 लोगों की देख लीजिए, उनके बाद आपको बुक्स मिल जाएँगी, अदरवाइज़ मैं भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट कर दूँगी और यूपीएससी टाइम को भी मैं भेज दूँगी जिससे वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब जियोलॉजी स्ट्रैटेजी कैसी है सीएसई और आईएफएस के लिए? इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जियोलॉजी का मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में और जियोलॉजी आजकल बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है।
तो आप एक बार मेरे बनाए हुए वीडियोज़ हैं कुछ जियोलॉजी के जो कि आपको डीकेटी और नेक्स्ट आईएएस में मिल जाएँगे, आप उसमें भी देख लीजिए एक बार। आपको और भी 2-3 चैनल से मिल जाएँगे, मुझे मेमोरी में अभी नहीं है बहुत, लेकिन उनमें हैं और उनमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप एक बार देखें और आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं उसको, ठीक है? अच्छा, दिन में या रात में पढ़ना चाहिए ये आपकी एब्सोल्यूटली आपकी चॉइस है। मैं हमेशा मॉर्निंग पर्सन रही हूँ, मैं दिन में उठ के पढ़ती हूँ क्योंकि आई फ़ील जब मैं अगर टाइमली उठ जाऊँ कि जब बहुत धूप नहीं हुई है, एकदम नॉर्मल समय है 5:30-6 बजे और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो बाय द टाइम आई गो आउट यूज्ड टू गो आउट फॉर ब्रेकफास्ट कि 8 बजे नाश्ता आएगा। तब तक मैंने इतना पढ़ लिया होता था कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, मैं आगे हूँ, मैंने बहुत पढ़ लिया। तो इट्स ऑल अबाउट पॉज़िटिविटी कि हाँ, मैं भी आगे हूँ, मैं बहुत पीछे नहीं रह गई, वैसी वाली बातें हैं। आईएफएस का मेडिकल भी सेम होता है, बस आईएफएस में एक फिज़िकल एक्स्ट्रा होता है, सीएसई के मेडिकल की तरह ही है। बस इसमें आईसाइट आपकी -8 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, होती है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट हो, उसके लिए बस आपके लिए मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जो कि आपको 2-3 दिन में फिर से रिलीव कर देगा। एक इसमें आईएफएस में फिज़िकल टेस्ट होता है, जो लोगों का डाउट आ रहा है कि फिज़िकल टेस्ट यार लड़कियों के लिए वॉकिंग टेस्ट होता है दिल्ली ज़ू में 14 किलोमीटर्स और लड़कों का होता है 25 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। और ये डूएबल होता है, इसमें थोड़ा-थोड़ा सा बीच में कभी-कभी आपको हल्का-सा रन करना पड़ेगा स्पेशली फॉर बॉयज़, तो वो थोड़ा-सा करना पड़ता है अदरवाइज़ बट देयर आर टू मेनी एम्बुलेंसेस, टू मेनी गुडीज़, अच्छे खाने के तरीके और इतना अच्छा एम्बियंस होता है कि इट्स ईज़िली डूएबल। जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, वो ऑप्शनल हिस्ट्री रख सकते हैं, क्या आप बिल्कुल हिस्ट्री रख सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन पेपर रेफर कर लीजिए और टॉपर्स की कॉपी पढ़ लीजिए कि आपको उस लेवल की हिस्ट्री आती है और नहीं आती तो क्या आप थोड़ा-सा मेहनत करने के बाद इस लेवल पे अपग्रेड कर ले जाएँगे, अगर आपको लगता है तो आप हिस्ट्री ज़रूर रख लीजिए। आपको आरएएस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? अगर आप राजस्थान से हैं, तो आप आरएएस की तैयारी करना मिस मत करें, मुझे यही जेन्युइन सजेशन होगा आपके लिए। और अगर आप कोई भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के हैं और आपका 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है, तो भी आप मिस ना करें, आप ज़रूर दे दें, क्योंकि प्रिपरेशन आप एटलीस्ट प्रीलिम्स ज़रूर दें, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपका जो है आप मेंस दे पाएँ या नहीं दे पाएँ, किसी आपके उसके साथ यूपीएससी के साथ कंसाइड कर जाए, आप दे नहीं पाएँ या दे पाएँ, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट बट आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, तो आप आगे अच्छा काम कर सकते हैं। है ना? तो आपके और हर एग्ज़ाम में होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल पॉज़िटिव रहना ही चाहिए, मैं इसके बारे में भी आपको लास्ट मोमेंट पे अभी बताऊँगी। बस लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि नौकरीज़ अलाउड है कि नहीं? तो नॉकनीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और अच्छा है इसमें। नॉकनीज़ अलाउड है कि नहीं यार? नॉकनीज़ ऑफ़िशियली ऑन पेपर बिल्कुल अलाउड नहीं होती। इन जनरल क्या होता है कि वो जो है कभी-कभी कुछ हॉस्पिटल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं चेक करने में, कुछ नहीं होते। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है बट इतना अगर बहुत आउटराइटली ऐसा नहीं है कि आपका पैर टेढ़ा है, तो दे डू नॉट रिजेक्ट यू। है ना? ब्रॉडली प्रैक्टिकली यही होता है। और उसके बाद जो इनका एक क्वेश्चन है कि आप कोचिंग नोट्स और बुक्स के साथ कैसे मैनेज करें? आई वुड ऑलवेज़ सजेस्ट गो फॉर कोचिंग नोट्स 1 या 2 कोचिंग के या टॉपर्स के नोट्स क्योंकि उन्होंने 2-3 जगह से कंसाइज़ करके लिखा होता है, तो वो बेहतर होता है। लेकिन कुछ बुक्स आप स्किप नहीं कर सकते हो, वो आप जब बुक लिस्ट देखते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई या एनसीईआरटीज़ हो गई, है ना? तो वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो वो आपको पढ़नी होती हैं और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने ही होते हैं। तो वो एक बैलेंस होता है, ऐसा हमको हमेशा बैलेंस करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स। ठीक है? तो बस इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं अब यहाँ पे क्योंकि सेशन भी लंबा हो गया है। आप लोग के होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि आपके और डाउट्स भी मैं क्लियर कर पाऊँ। मैं वापस से अपना इंस्टाग्राम हैंडल कर ले रही हूँ। मेंशन कर दे रही हूँ आरुषि मिश्रा अंडरस्कोर आईएफएस। I'll try to answer most of your queries. कुछ मिस हो जाता है तो भी विदिन 1 और 2 वीक्स आई ट्राई टू आंसर तो हम उसके थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं। उसके अलावा आप पढ़ाई करते रहें और कहाँ से कोचिंग करी थी, अगर प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो आपने बहुत जगह से कोचिंग कर रखी होती है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो आप कोशिश करते हो कि जहाँ से पढ़ लो वो बेहतर है। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं शुरुआत की बस मैंने कोचिंग बाजीराम से करी थी। तो बट आई वुड से कि वो बैक इन 2014 का टाइम था, अभी मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, है ना? तो अब हम इसके साथ चीज़ें एंड करते हैं। तो उसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और
नहीं तो ये है कि आप हमेशा जो आपकी कार्डिनल ट्रुथ्स हैं, जो मैंने हमेशा आपको बताया है, वो यही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमेशा स्ट्रैटेजी देखने में समय इस्तेमाल करें क्योंकि लड़ाई कैसे करनी है, ये बेहतर जानकारी कर लेंगे तो आप बेहतर लड़ाई कर सकेंगे, रादर देन सिर्फ रैंडमली लड़ते रहने में। मैंने 1-2 साल इसमें वेस्ट कर दिए थे कि रैंडमली पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये मिस्टेक मत करिएगा। दूसरी सिलेबस हमेशा देखिए। तीसरी चीज़ पास्ट ईयर पेपर एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ करने का ये मतलब नहीं होता, बहुत लोग उसको सेग्रीगेट करने में लग जाते हैं, इसके लिए मार्केट में ऑलरेडी आते हैं। तो ये आप देखिए बस ये क्या पैटर्न चल रहा है। और चौथी चीज़ टॉपर्स कैसे लिखते हैं। हर चीज़ को आप उससे वैसे एनालाइज़ करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएँगे। और 5वीं चीज़ एक बहुत ब्यूटीफुल सिंक्रोनाइज़ेशन होना चाहिए आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। दिन भर आप अपना ऑफलाइन पढ़िए, साइड में राइट अप में लिखते जाइए कि आपको क्या-क्या ऑनलाइन देखना है, लेकिन रात में उसको चीज़ों को ऑनलाइन भी आप अपनी पढ़ाई आप कितनी ऑनलाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से आप 15 मिनट्स, आधे घंटे, 1 घंटे से 2 घंटे मैक्सिमम आप दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको बैलेंस करें। लेकिन जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये सेशन ऐसा सेशन नहीं है कि इसमें आपने एक ही बात आज जो मैंने बोली वो कार्डिनल ट्रुथ है, वो कोई भी कार्डिनल ट्रुथ नहीं है। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आपके अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज़ देखते जाइए, स्ट्रैटेजीज़ हर दिन इम्प्रोवाइज़ करिए। आप हर दिन टॉपर्स से बात करेंगे ना, तो मतलब टॉपर्स से बात कैसे कर सकते हैं? एक तरीका होता है, कैसे बात करेंगे? हमारे अगल-बगल तो इतनी नेगेटिविटी है, इतना प्रेशर होता है। तो आप इसीलिए हर दिन आप टॉपर्स कॉपी देखिए, मतलब टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखिए। थोड़ा-थोड़ा आप देखते हैं, कहीं-कहीं से सीखते हैं। आपको ये भी लगता है कि किसी और की स्ट्रगल ने भी किसी और ने कुछ और बन गया, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, ये आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं, दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड बनाती हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। जो कुछ लोगों के क्यूट से क्वेश्चंस हैं कि मेरा ऑप्शनल क्या था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मेरा ऑप्शनल सीएसई में सोशियोलॉजी था। यूपीपीसीएस में मेरा सोशियोलॉजी एंड डिफेंस स्टडीज़ था। फॉरेस्ट सर्विस में मेरा जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री था। ठीक है? चलिए, फिर आप और सबको ऑल द बेस्ट। जिन्होंने प्रीलिम्स दे रखा है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पहले 10-15 दिन स्ट्रैटेजी बना के करें। और जो अभी बिगिनर्स हैं, वो और एफिशिएंसी से अभी पहले स्ट्रैटेजी बनाएँ और उसको हमेशा रिकैलिब्रेट करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।